हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? क्लास में चल के देखते हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 6 जो बैंकिंग चैप्टर में कवर करा रहा था, बैंकिंग यूनिट जो है यूनिट नंबर 7 यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के सिलेबस का, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पहुंच गए हैं। और चैप्टर 6 में हम लोग आज देखने वाले हैं फिनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया। तो चलते हैं क्लास में और देखते हैं आज के क्लास को। हम आ गए सर। हाँ, फिनेंशियल रेगुलेटर क्या क्या है? फिनेंशियल रेगुलेटर मींस अगर हम लोग देखें तो जो ऐसी बॉडीज जो गवर्नमेंट बनाई कि मनी फ्लो, मनी ट्रांजेक्शन, मनी से रिलेटेड सारी चीजों को, फिनांस को हम लोग इक्विवेलेंट टू मनी समझते हैं। तो ये सारे चीजों को मैनेज करने के लिए अलग अलग बॉडी बनाई गई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए। वर्ल्ड लेवल पे अलग हैं, नेशनल लेवल पे अलग हैं। तो हम लोग इंडिया के फिनेंशियल रेगुलेटर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ, कौन कौन सी बॉडी है जो इंडिया के फिनेंशियल रेगुलेटर में है। ठीक है। सबसे पहला हम लोग जो चीख चीख के पढ़ रहे थे सर, आरबीआई को, आज फिर हम लोग आरबीआई को पढ़ेंगे डिटेल में कि आरबीआई फिनेंशियल रेगुलेटर है तो कैसे है और आरबीआई का क्या रोल है ना। तो फिनेंशियल रेगुलेटर में सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे आरबीआई। क्लास से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहा है, मेरा फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब आपको दिख रहा होगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं वन कॉन्सेप्ट सीरीज भी चला रहा हूँ, उसमें भी आपको कोई भी डाउट है, पेपर 1 यूजीसी नेट का सिलेबस और पेपर 2 कॉमर्स यूजीसी नेट का कोई भी टॉपिक में डाउट है, आप मुझे वो बोल सकते हैं। मैं उसे कोशिश करूंगा इजी वे में समझाने का, है ना। आप सोच रहे हो कि सर इतना क्यों कर रहे हैं, तो हाँ, आप लोग का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, आप लोग की प्रिपरेशन को मैं थोड़ा बूस्टअप कर सकूं। मुझे प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम्स आए थे वो आपको ना फेस करने पड़े, दैट्स वाई मैं ये एफर्ट डाल रहा हूं, है ना। और आफ्टर ऑल अपने चैनल के ग्रोथ के लिए भी। ठीक है। अब सच है तो सच है भाई। चलो, चैप्टर 6 में हम लोग देखते हैं फिनेंशियल रेगुलेटर को। सबसे पहला फिनेंशियल रेगुलेटर हमारा कौन है सर? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीआई को। आरबीआई क्या है सर? ठीक है, तो देखते हैं आरबीआई क्या है। तो मेजर रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया, पहला कौन कौन? पहला है आरबीआई। आरबीआई एक्ट कब आया सर? आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, याद रखिएगा। और आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और एक्ट 94 में आया, मतलब पहले एक्ट आया फिर वो स्टैब्लिश हुआ, है ना। आप सोचो कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको याद होगा, जो आप मेरे प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कोई तो एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है सर जो पहले लॉन्च हो गया, बाद में उसको रियलाइज हो भाई एक्ट वैक्ट के साथ आना होता है, थोड़ा तैयार श्यार होके ठीक है एक्ट भी बनवा लेते हैं, और 1 साल बाद उसका एक्ट आया। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सर? फटाफट याद कीजिए। नहीं याद आ रहा है सर? कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो पीछे जाके देखिएगा, और भी प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं आपको सब समझ आएगा। आरआरबी आया था 1976 में, आरआरबी का एक्ट आया है, और 1975 में आरआरबी आया है। हाँ सर, तो आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934 है, ठीक है। स्टैब्लिश कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पढ़ते हैं। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 in accordance with the provision of Reserve Bank of India Act 1934। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से आरबीआई को बनाया गया 1 अप्रैल 1935 को, और ये किसके प्रोविजन में? तो आरबीआई एक्ट 1934 के प्रोविजन में सर। हाँ, अब हम लोग देखते हैं द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। सबसे पहले सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में था। 1934-35 की बात हो रही है, उस वक्त हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं था, ब्रिटिश के कैप्चर में था, कह सकते हैं गुलाम था। तो उस वक्त कोलकाता हब हुआ करता था सभी चीजों का, सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बाहर से लेन देन, सब सामान कोलकाता से ही सबसे ज्यादा हो रहा था। और कह सकते हैं कोलकाता सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह वर्क कर रहा था, सबसे एकदम डेंस वर्क पॉपुलेटेड एरिया हो गया था। उस टाइम पे हम लोग जब भी कोई चीज का हेडक्वार्टर बनाते हैं या कोई भी चीज को सेटअप करते हैं
तो हम लोग देखते हैं कि बेस्ट प्लेस सबसे नियरेस्ट कौन सा माना जाएगा। तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह सब कुछ कोलकाता से बहुत इजी वे में सब हो रहा था, तो इसलिए उस वक्त कोलकाता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस। लेकिन बाद में परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई 1937 में, एक साल बाद, ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद। स्टैब्लिश तो 35 में हुआ, तो 37 2 साल बाद मूव कर दिया गया मुंबई। तो अभी आरबीआई हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। पहले कहाँ था? कोलकाता में। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखिएगा आप लोग। थ्रू और ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, स्टार्टिंग में शायद प्राइवेटली ओन्ड था, और शायद नहीं, प्राइवेटली ओन्ड था। सिंस नेशनलाइज इन 1949 में नेशनलाइज हुआ। द रिजर्व बैंक ऑफ इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन्ड में ये हो गया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो गया पूरी तरह से। ठीक है। मैनेज एंड कंट्रोल, इसका मैनेज एंड कंट्रोल कैसे होता है? तो सर 20 मेंबर होते हैं। सर ये तो आप सबको शायद पिछले वीडियो में बताए थे, जब चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, उसमें आरबीआई के बारे में चैप्टर 2 या 3 में बताए थे सर, बताए थे। बट आज रेगुलेटर का चैप्टर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फाइनेंशियल रेगुलेटिंग में इंडिया का, इसलिए इसे आज फिर से पढ़ रहे हैं सर, है ना। चलिए, कहते हैं ना, आप खास दोस्त रहोगे ना तो सब ग्रुप, जैसे आपके एक फ्रेंड का बर्थडे है, उसके आप एकदम बेस्ट फ्रेंड हो, तो वो 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, चारों में आपको लेके जाएगा, क्योंकि आप बेस्ट फ्रेंड हो। तो जिस चीजों का इंपॉर्टेंस होता है उन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं। तो आरबीआई का भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये सामने फिर से आ गया है ना। चलो, मैनेज एंड कंट्रोल। मैनेज एंड कंट्रोल क्या है भाई? आरबीआई गवर्न, मार्क भी नहीं हो रहा है, क्या बात है। हाँ चलो, RBI is governed and controlled by Central Board of Director consisting 20 मेंबर, 20 मेंबर मिलके इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसको गवर्न कर रहे हैं। क्या कौन कौन है सर? तो एक गवर्नर है, 4 डेप्यूटी गवर्नर है, 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 16 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब आगे हम लोग देखते हैं कि अब कैसे। अब आप सोचोगे सर 16 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर, तो 21 हो गया। ऐसा नहीं है, ये 16 जो है उनमें 2 जो है वो वाइस में रहते हैं, मतलब एक रहेंगे तो एक नहीं रहेंगे, उस टाइप का सीन होता है। अब आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ आरबीआई, इशू ऑफ करेंसी। सब कोई हम लोग जानते हैं कि करेंसी इशू करना आरबीआई का काम है। अब आपको, आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर हमारी कंट्री है, हमारी करेंसी है, हमारी गवर्नमेंट है, तो इतना हमको जो गरीबी फेस करना पड़ रहा है, टैग देख के सामान खरीदने जाता हूँ, टैग देख के छोड़ना पड़ रहा है, ये कब दूर होगा? तो ये दूर तब होगा जब मेहनत से आगे बढ़ेंगे। नोट छाप के गरीबी नहीं हटाई जा सकती है। वेनेजुएला कंट्री है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट नाम, बट शायद वही कंट्री है। उसमें आप देखो कि एक एक कुछ छोटी चीज को परचेज करने के लिए, अगर ब्रेड बटर खरीदने जाना है तो भर भर के पैसा ले जाते हैं, उतनी मनी की वैल्यू गिर गई है। वो कंट्री एक्सपेरिमेंट किया था कि हाँ पैसे छाप के गरीबी हटा लेंगे, तो पैसे अब वहां कागज की तरह यूज हो रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उस मनी का। तो पैसे छाप के गरीबी नहीं हटाई जा सकती है, मनी का वैल्यू बढ़ता घटता है, डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और भी अदर फैक्टर है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, ये इशू ऑफ करेंसी पॉइंट आया है तो मैं ये समझा रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज करता हूँ, अगर ये सुन रहे हो तो मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, बट ऐसा कोई नहीं है, आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। लालू यादव जी समझिए कि गए ट्रम्प से मिलने या ओबामा से मिलने, लालू यादव जी को ले रहे हैं तो ओबामा जी को लेते हैं, है ना। लालू यादव जी गए ओबामा जी से मिलने, बोलने कि अरे ओबामा जी बात ऐसा है कि हमारी जो मिसेस है राबड़ी देवी जी हैं, वो है तो एगो कार खरीद मांग रही है, आप ही का देश में बनता है, बढ़िया वाला कार हमको दीजिए। तो ओबामा जी बोले अब ऐसा है कि आपकी मिसेस मांगी है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग मैं मांगू तो 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। लालू यादव जी बोले ये पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है हमारे पास, दे देते हैं 1 करोड़। 1 बोरा पैसा लेके गए, दे दिए उनको, ठीक है। अब आप समझो कि हमारी मनी की वैल्यू, अगर वहां के अगर आप डॉलर के हिसाब से देखें
तो वो सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपया मांगे थे, यहां से हमको 1 करोड़ देना पड़ा, ठीक है, हम उनका 1 लाख, हमारा 1 करोड़ बराबर था। अब क्या हुआ कि फिर इंडिया कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया, तो वो पैसा वहीं रह गया, वो पैसा 1 करोड़ उनके गोडाउन में पड़ा हुआ है, कोई यूज में नहीं आ रहा है। अब इंडिया वहां से कुछ भी यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, कुछ भेजेगा, तब तो वो इंडियन पैसे को वापस देंगे, तो कुछ ऐसा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि फिर लालू यादव के बेटे ने डिमांड करा कि मुझे एक कार चाहिए। अब लालू यादव जी फिर गए ओबामा जी को, बोले अरे इस बार बेटवा ना बहुत जिद कर दिया, 2 दिन से खाना नहीं खाया है ससुरा, हमको एक और कार दे दीजिए, हमें लाए हैं 1 बोरा पैसा, 1 करोड़ आप मांगे थे, लाए हैं। ओबामा जी बोलेंगे कि अरे भाई अब नहीं दे पाऊंगा, पिछला पैसा जो दे के गए हो वही यूज नहीं हुआ, पड़ा हुआ है, अब तुम्हारे पैसे का वैल्यू कोई है नहीं, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अब तुम 1.5 बोरा पैसा दोगे, मीन्स 1.5 करोड़ रुपया दोगे तो भले मैं दे दूं। तो अब मेरा जो 1 लाख रुपया का गाड़ी, $1 लाख का गाड़ी आज भी $1 ही लाख का है, बट तुम्हारा पैसा हमको उसके बिहाफ में 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। तो लालू यादव बोले चिंता बहुत करते हो, पैसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है मेरे पास, तो हम दे देते हैं तुमको 1.5 बोरा, इसमें क्या है। लालू यादव जी 1.5 बोरा पैसा दे के आ गए। अब आप सोचो कि अगर डॉलर का वैल्यू 1 रुपया था, उसके बिहाफ में हम लोग को डॉलर एक, यहां समझो, $1 था, $1 का वैल्यू हम लोग 100 रुपया दिए इनिशियल एग्जाम्पल में, फिर $1 का वैल्यू हमको 150 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये एक सामान मानते हैं, इसको खरीदने के लिए आप 100 रुपया दिए, ये एक सामान सेम सामान है, उसको खरीदने के लिए आपको 150 रुपया देना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये हमारा वैल्यू डिक्रीज हो गया मनी का? क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ एक्सपोर्ट नहीं करा, बस दोनों बार मुंह उठा के इंपोर्ट करने चले गए। तो जब हम एक्सपोर्ट नहीं किए और इंपोर्ट ही किए सिर्फ, तो हमारा वैल्यू पैसे का गिर गया। आप समझिए ये चीज को, ये इसके टॉपिक से रिलेटेबल नहीं था, बट मैं मनी का बात आया था, मैं आपको समझा दिया ताकि आप याद रख सको। और हाँ, लालू यादव जी को मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि आप लोग थोड़ा वो फनी एग्जाम्पल की तरह समझ सको, है ना। अब लालू यादव जी को नहीं ये भेज देना है ना। चलो हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब इशू ऑफ करेंसी, तो आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है नोट छापना, हम लोग जानते हैं, चलो छाप दिए नोट, पहला काम हो गया। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कुछ भी जरूरत पड़ता है तो आरबीआई हेल्प करता है, तो गवर्नमेंट का वो बैंक है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है, बैंकर ऑफ द बैंक। बैंक लोग को कोई दिक्कत हो जाता है, तुरंत पापा पापा करते करते पहुंच जाते हैं आरबीआई के पास, तो ये बैंकर ऑफ द बैंक भी है, बैंकर टू द बैंक। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेश से कोई भी पैसा आता है डॉलर में, उसको रिजर्व में यही रखता है, तो ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करना है, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी वाला क्लास किए हैं, वो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि आरबीआई क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है, क्या क्या हथकंडे अपनाता है, कैसे बैंक को धमकाता है कि तुम एसएलआर मेंटेन करो, सीआरआर मेंटेन करो, मोरल सुएशन कैसे करता है आपको, फिर उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सब कुछ डिटेल में कवर कराया है मैंने, आप उसको एक बार देख लेना। आपको कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट ये आरबीआई कैसे है वो समझ में आ जाएगा, है ना। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा, आरबीआई बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करता है और पब्लिश करता है, वो पब्लिक को हेल्प हो सके, रिसर्चर को हेल्प हो सके। रोल क्या क्या है सर? मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मनी का स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है मार्केट में, बहुत सही है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, लोन रेट वगैरह क्या होगा वो मेंटेन रखता है आरबीआई। मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम स्टेबल हो, वो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन ना हो जाए, वो मेंटेन करता है। रेगुलेट ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी, जितने भी मनी का वॉल्यूम है, ओवरऑल वॉल्यूम, उसको मेंटेन करता है। ये ना कि मार्केट में ज्यादा पैसे हो जाए तो क्या होगा, कम पैसे हो जाए, उसको कंट्रोल करता है, वॉल्यूम ऑफ मनी को मेंटेन करता है ना। अब हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने करा आज के क्लास में। फिनेंशियल रेगुलेटर हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट फिनेंशियल रेगुलेटर हम लोग आरबीआई पढ़े हैं। आरबीआई का हम लोग सबसे पहले देखिए कि आरबीआई का एक्ट कब आया था सर? 1934 में। मेरे पीछे पीछे आप लोग रिवाइज करते जाइए फटाफट। एक्ट कब आया? 1934 में आया सर। किसके रिकमेंडेशन से? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से आया था। स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को, है ना सर।
उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि आरबीआई का इनिशियली ऑफिस कहाँ था, हेड ऑफिस तो कोलकाता में था, बाद में 1937 में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, मुंबई में। हम देखते हैं मैनेजर कंट्रोल, तो 20 मेंबर मैनेजर कंट्रोल करते हैं, एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, मतलब 16 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं सर। हाँ सर। फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या है, इशू ऑफ करेंसी है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, बैंकर टू द बैंक है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, और कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा है। ठीक है सर, समझ गए। रोल क्या क्या है, मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम, रेगुलेट ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी। आप लोग ये सोच रहे हो सर ये सब पॉइंट को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर दिए, तो कहानी बनाने में आप लोग भी एक्सपर्ट हो, कहानी बना लेना, मतलब थ्योरी खुद लिख लेना, चीजों को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इसके पीछे का क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट वो समझ रहे हो, तो आप लिख सकते हो। एमकॉम, बीकॉम, बीबीए, एमबीए के अगर स्टूडेंट हो, तो अगर यूजीसी नेट जेआरएफ के एस्पिरेंट हो आप, तो आपके लिए ये परफेक्ट नोट्स है, ये आपको क्लियर समझ में आएगा कि उतना एक्सप्लेनेशन का यहाँ जरूरत नहीं था इन सब पॉइंट का। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सर, नेक्स्ट रेगुलेटर को जानेंगे, लाइक सेबी, पीएफआरडीए, इरडा, इसमें से कोई भी एक समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जब होता है तो आप डायरेक्टली कभी भी कॉल ना करें। मैं मेंशन कर रहा हूं बार बार कि आप 5 बजे शाम से 8 बजे शाम तक ही मुझे कॉल करें, मैं तभी आपके फोन को रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा, फोन कॉल को, तो उसी टाइम पे करें, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।